एनएमआर सिग्नल स्केल्स हैं। एनएमआर संकेतों के पैमाने। यौगिकों के एनएमआर शिफ्टों को निम्न दो पैमानों से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हमारे लिए स्केल का यूज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो रेफरेंस मटेरियल है, जैसा कि हमने पुराने अपने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एनएमआर में रेफरेंस मटेरियल के रूप में टेट्रामेथिलसाइलेन है, उसको सर्वाधिक उपयुक्त यौगिक के रूप में चुना गया है। उसके कारण भी मैंने बताए थे कि जो टेट्रामेथिलसाइलेन है, इसमें सिलिकॉन के पास में 12 जो है प्रोटॉन वाले 4 मेथिल समूह होते हैं। चारों मेथिल समूह में प्रत्येक मेथिल समूह पर 3-3 प्रोटॉन हैं, अर्थात 12 प्रोटॉन एक ही प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट वाले हैं, तो उनका केवल एक सिग्नल प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि टेट्रामेथिलसाइलेन में एक बहुत ही शार्प सिग्नल है, वो हमारे लिए प्राप्त होता है। दूसरी मैंने विशेषता बताई थी पुराने वीडियो में कि जो टेट्रामेथिलसाइलेन है वो एक पूरी तरह से इनर्ट या अक्रियाशील यौगिक है तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ में जिसमें उसको मिक्स करके सिग्नल को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। अब हम स्केल्स की बात कर रहे हैं तो एनएमआर में 2 तरह के स्केल हैं, वो हम लोग वो काम में लेते हैं। एक होता है डेल्टा स्केल और दूसरा होता है टाउ स्केल। अब हम डेल्टा स्केल की बात करते हैं। डेल्टा स्केल में इस पैमाने पर जो टीएमएस हमारा एक रेफरेंस मटेरियल है, उसके अवशोषण बैंड को वो 0 माना गया है। इसके लिए डेल्टा की वैल्यू वो 0 मानी गई है यहाँ पर जो है डेल्टा स्केल में। तो 0 वैल्यू होने की वजह से यहाँ पर 0 इस पर है, 0 पर इसका शार्प सिग्नल वो प्राप्त होता है। इसके सापेक्ष किसी भी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान वो बढ़ता है। रासायनिक शिफ्ट को दर्शाने वाला ये पैमाना सर्वाधिक प्रचलित है। तो 0 के आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 और ये वैल्यूज़ हैं 0 से 10 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे लिए अन्य सभी प्रोटॉनों के सिग्नल्स के लिए प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस के रूप में डेल्टा में 0 वैल्यू वो टीएमएस के लिए मानी गई। दूसरा जो स्केल है वो टाउ स्केल कहलाता है। टाउ स्केल में टीएमएस का जो अवशोषण बैंड का मान वो 10 मान उसको दिया गया है। डेल्टा में 0 मान दिया गया है और टाउ स्केल में 10 वैल्यू दी है तथा अन्य प्रोटॉनों के रासायनिक शिफ्ट का मान इसके सापेक्ष घटेगा। तो अब यहाँ पर 10 के सापेक्ष में अन्य की वैल्यू वो घटती जाती है। तो वहाँ पर डेल्टा स्केल में जो वैल्यू वो 0 से बढ़ती जाएगी और यहाँ पर 10 से घटती जाएगी। डेल्टा पैमाने की तुलना में यह कम प्रचलित है और दोनों पैमानों में जो संबंध वो निम्न प्रकार से है। जो टाव टाव इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा होता है। टाव इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा है। डेल्टा पैमाने में 0 से 10 तक के क्षेत्र में लगभग सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के प्रोटॉनों के संकेत वो प्राप्त हो जाते हैं। तो डेल्टा स्केल में 0 से 10 के बीच में प्राप्त हो जाएंगे और टाव स्केल की अगर हम बात करें तो फिर हम कहेंगे 10 से 0 के बीच में सभी कार्बनिक यौगिकों के सिग्नल वो प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसी प्रोटॉन के साथ जुड़े समूह के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव से प्रोटॉनों के परिरक्षण या विपरिरक्षण से डेल्टा मान प्रभावित होते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि एक ही तरह का समूह है और उसके साथ में जुड़े हुए जो अन्य समूह हैं उनकी जो प्रकृति वो उसके सिग्नल पर, उस पर उपस्थित प्रोटॉनों के सिग्नल को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो CH3, जैसे हमने पहला जो उदाहरण लिया वो CH3 के जो 3 प्रोटॉन हैं उनके सिग्नल्स के लिए लिया है। यहाँ पर R ग्रुप जो +I समूह वाला वो CH3 के साथ में जुड़ा है। तो यहाँ पर जो CH3 के जो प्रोटॉन हैं उनके लिए डेल्टा पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 0.9 है, क्योंकि मैथिल समूह से जुड़े हुए इस R समूह के कारण +I इफेक्ट होगा और +I इफेक्ट के कारण इसका रक्षण प्रभाव हो जाएगा या जो इसका शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा और डेल्टा का कम मान हमारे लिए प्राप्त होगा। दूसरा हमने उदाहरण लिया मैथिल क्लोराइड का। मैथिल क्लोराइड में मैथिल के कार्बन के साथ में एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसके लिए डेल्टा की वैल्यू 3.0 वो प्राप्त होती है। क्लोरीन का जो -I प्रभाव वो यहाँ पर वो प्रदर्शित हो रहा है।
माइनस आई प्रभाव के कारण है इसकी डिशिल्डिंग हो जाएगी, और डिशिल्डिंग के वैल्यू के कारण है ये जो है हाई डेल्टा वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं एथिल क्लोराइड का। एथिल क्लोराइड में हम इन 3 मैथिल समूहों के जो प्रोटॉन हैं उनको हम यहाँ पर है रिकॉर्ड करते हैं, और उसको हम देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू है वो 1.5 प्राप्त हो रही है। एथिल क्लोराइड में CH2 के साथ में एक क्लोरीन परमाणु है वो जुड़ा हुआ है। अब देखो मैथिल समूह के साथ में डायरेक्ट कोई क्लोरीन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, मैथिल के साथ में CH2 है और CH2 के साथ में क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, अर्थात क्लोरीन का जो माइनस आई प्रभाव है वो कुछ दूर होने के कारण कम डिशील्डिंग कर पा रहा है। क्लोरीन के माइनस आई प्रभाव के कारण है डिशील्डिंग तो हो रही है, लेकिन बीच में CH2 का जो है ग्रुप आ जाने की वजह से कुछ कम डिशील्डिंग का इफेक्ट हो रहा है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू 1.5 है वो प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 1.5 वैल्यू है इट इज़ इन बिटवीन दी वैल्यू 0.9 एंड 3.0 है। 3.0 कब है? जबकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। 0.9 वैल्यू कब है? जबकि कोई माइनस आई वाला नहीं है, केवल प्लस आई वाला समूह जुड़ा हुआ है। और 1.5 कब है? जबकि माइनस आई वाला समूह तो जुड़ा है लेकिन वो थोड़ा सा दूर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है इन बिटवीन आ गई, दैट इज़ 1.5 है। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं CH2 के इन 2 प्रोटॉनों के सिग्नल का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो CH2 ग्रुप है इसमें जो सिग्नल हैं वो 2 I वाले समूह जुड़े होने के कारण है, इसके लिए डेल्टा की वैल्यू है वो 1.3 पर है वो प्राप्त हो रही है, क्योंकि दोनों मैथिल समूह +I प्रभाव डाल रहे हैं और इसके लिए शील्डिंग है इफेक्ट है वो जनरेट हो रहा है, इसलिए इस पर इसकी वैल्यू है वो 1.3 प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं RCH2Cl। तो CH2 के 2 जो प्रोटॉन हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? R ग्रुप है वो तो +I इफेक्ट डाल रहा है और Cl उसके साथ में जुड़ा हुआ है जो -I प्रभाव डाल रहा है। अब हम जानते हैं कि -I का जो इफेक्ट है किसी भी कार्बन एटम पर वो ज़्यादा जो है अपना प्रभाव डालता है एज़ कम्पेयर टू +I है। -I का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोज होता है एज़ कम्पेयर टू द +I इफेक्ट है। तो इसके -I प्रभाव के कारण जो डेल्टा की वैल्यू है वो 3.4 प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देखिए कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है, +I इफेक्ट भी है और -I इफेक्ट भी है, तो यहाँ पर डिशील्डिंग है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और उसके लिए डेल्टा का उच्च मान है ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमने उदाहरण लिया है जिसमें कि CH2 के जो 2 प्रोटॉन हैं उसके साथ में 2 क्लोरीन परमाणु हैं वो जुड़े हुए हैं। इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं का -I प्रभाव ही पड़ रहा है और -I प्रभाव के कारण, ओनली -I प्रभाव के कारण डिशील्डिंग है वो इसकी हो रही है और हाई डिशील्डिंग के कारण है इसके लिए जो वैल्यू है वो 4.0 पर प्राप्त हो गई। तो हमने देखा सने केवल +I प्रभाव के कारण केवल शील्डिंग इफेक्ट है 1.3 डेल्टा वैल्यू। यहाँ पर शील्डिंग के साथ में डिशील्डिंग इफेक्ट है, मैंने बताया डिशील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होता है इसलिए डेल्टा की वैल्यू कुछ ज़्यादा प्राप्त हुई, 3.4 प्राप्त हो गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर है वो केवल डिशील्डिंग इफेक्ट है तो वैल्यू और डेल्टा की हाई वैल्यू प्राप्त हो गई और ये 4.0 वैल्यू प्राप्त हो गई क्योंकि यहाँ पर केवल डिशील्डिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा है कि जो शील्डिंग का इफेक्ट है एंड डिशील्डिंग का इफेक्ट है सिमिलर टाइप के प्रोटॉनों पर जो है ग्रुप्स की वजह से इसमें NMR स्पेक्ट्रम में ऑब्ज़र्व होता है। तो ये NMR स्पेक्ट्रम की अगेन एक विशेषता है कि जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो शिफ्ट है वो किस प्रकार से पर्टिकुलर ग्रुप्स के द्वारा है वो जो प्रभावित होती है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब हम एक NMR की और बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेनन को देखते हैं जिसको हम स्पिन